चार दीवारों में ही बंद रहती थी, उनकी शक्ति का भी अंदाजा लगाया गया और कहा गया कि यदि महिलाएं हमारा साथ देंगी तो हो सकता है कि हम इस कठिन स्थिति से उबर सकें। और तब यदि आप इतिहास के पन्नों को एक बार पलट कर देखोगे तो जो स्त्री शिक्षा थी उसको बढ़ावा मिलने लगा। स्त्री जो है केवल घर में चार दीवारों में बंद रहकर केवल खाना बनाने में या बाल बच्चों को की देखभाल करने में ही नहीं, अब समाज का वो एक अंग बनकर सामने उभर कर आई। उसने योगदान दिया किसमें, जो साहसी वीरांगनाएं थी, जो वीर थी, उन्होंने प्रशिक्षण लिया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी लड़ाई करने के लिए वे सामने आए। जिनकी बुद्धि कुशाग्र थी या जिनकी बुद्धि तेज थी, वे लोग, और जिनमें कल्पना शक्ति थी, जो लोग कविताएं लिख सकते थे, जो कहानियां वगैरह लिख सकते थे, उन्होंने कहानियां लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए वे सामने आई। और ऐसे ही यानी कहा जाए तो समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी ने जो है देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी अपनी तरफ से उन्होंने योगदान दिया। और सबसे बड़ी समस्या उस काल की ये थी कि भाषा को लेकर, कि कौन सी भाषा को अपनाया जाए ताकि समाज का हर वर्ग या हर प्राणी उस भाषा को समझ सके और योगदान दे सके भारत को, यानी अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में। उस समय पर ये एक तरह से ये कहा गया, या इस समस्या से उबरने के लिए ये सामने आया कि अगर हम अपभ्रंश या साहित्यिक हिंदी संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि हमारे लोग उसे समझ ना सकें। यद्यपि उस समय की भाषा अपभ्रंश, अवधी और ब्रज थी, मगर उन्होंने कहा ये तीनों भाषाएं ही देश को स्वतंत्रता दिलाने में शायद कामयाब ना हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना विद्यार्थियों, हर एक समय में, हर एक युग में ये जो क्लास की बात होती है या विशेष जातियों की बात होती है, जो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात होती है, वो हर युग में या हर समय से चला आ रहा है। तो जो सबसे निम्न वर्ग का या दर्जे का व्यक्ति होता है, उसके पास सबसे बड़ी समस्या होती है भाषा को समझने की। तो उस समय पर भी एक ऐसा वर्ग था, या ये कहें कि पूरी तरह से उस जमाने में केवल दो वर्ग हुआ करते थे। एक वर्ग था उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। ये मध्यम वर्ग था ही नहीं। आप और हम जो इस वर्ग के लोग हैं, हम लोग पहले थे ही नहीं। या तो अपर क्लास होता था, उच्च वर्ग, या निम्न वर्ग। जब भारत पर ये अंग्रेजों का शासन हुआ, उस समय पर ये जो सोसाइटी या समाज जो विकसित होने लगा, उस विकास के दरमियान ही मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वे ऐसी भाषा या क्लिष्ट भाषा नहीं समझेंगे। उनको समझाने के लिए हमें एक वो भाषा चाहिए। वो भाषा क्या थी? खड़ी बोली हिंदी जो है वो फिर उभर कर आई। जैसे पिछली कक्षा में बता रही थी मैं, ये खड़ी बोली शब्द वैसे है खरी बोली। खरी का मतलब होता है प्योर, जो पवित्र है, यानी जो अच्छी भाषा है, उसको खरी बोली कहते हैं। परंतु समय के प्रवाह में ये खरी बोली खड़ी बोली बन गई। और आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने आदान प्रदान के लिए, या अभी जो भाषा हम बोल रहे हैं ताकि आप उसे समझ सको, वो भी खड़ी बोली हिंदी है। इसी हिंदी को अपनाया जाने लगा और तभी जो है सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में, हर जगह पर इनका प्रयोग किया जाने लगा। तो अब हम देखेंगे, देखिए कि आधुनिक काल का जो प्रारंभ इस तरह से हुआ, इसको किस तरह से युगों में बांटा गया और कौन उस समय के एक तरह के नेता यानी आजकल के जो पॉलिटिकल नेता है वो नहीं, नेता वे जो उस गुट को या समूह को आगे बढ़ाकर लेके जा सकें। जैसे आप लोगों के पास क्लास लीडर्स होते हैं, क्लास इंचार्जेस होते हैं, वैसे ही उस समय के जो लीडर्स थे जिन्होंने कहा लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वे सामने आए।
ऐसे लोगों को जो है या उनके नाम से उस काल का नाम भी, उस समय का नाम भी उनके नाम से पड़ गया। अब आधुनिक काल का प्रारंभ करेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के 4 भाग किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े महिषी जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लिख के क्या किया, उन्होंने कहा कि आधुनिक काल के भी हमें 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। आपने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोगों ने 3 टुकड़ों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर मध्यकाल के 2 टुकड़े किए गए, भक्ति काल और रीति काल। वैसे ही आधुनिक काल के 4 टुकड़े किए गए। कौन कौन से काल? पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और प्रयोगवाद काल। अब इनके बारे में हम देखिए धीरे धीरे बातें करेंगे। पुनर्जागरण काल का जो समय था वह था 1857, उसको आप अंग्रेजी में समझो, एंड 1900, 1857 और 1900 तक। यह भारतेंदु काल के नाम से जाना गया, क्योंकि भारतेंदु उस युग के एक तरह के नेता, एक तरह का समाज का सजग प्रहरी हम कह सकते हैं, जिसने सामने आकर लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिन्होंने भाषा को लेकर की खड़ी बोली हिंदी होनी चाहिए, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। तो उनके नाम से इस काल का नाम पुनर्जागरण काल रखा गया। पुनर्जागरण, जैसे नाम से ही पता चलता है, पुनर् यानी पुनः यानी फिर से, जागरण यानी जागृत होना, टू अवेक। टू अवेक क्यों? जागृत क्यों हो? क्या लोग सोए हुए थे, उनको जगाने की आवश्यकता थी? हाँ, सोए हुए वे इस तरह से सोए हुए नहीं थे। सोए हुए थे किस तरह से कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति उन्होंने एक तरह से आंखें मूंद ली थी। माने जो भी कुछ हो रहा था समाज में, उसे देखकर भी वो अनजान बन गए थे। इसलिए उनको जगाने का एक तरह से आवश्यकता पड़ी, और उस आवश्यकता से उबारने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महामहिषी हमारे समाज में आए। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर राष्ट्र सोया हुआ है तो सोया हुआ राष्ट्र कुछ भी नहीं कर सकता, उसको जागृत करना पड़ेगा, तभी जाकर वह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सकता है। और जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको छात्रों, देखिए 1857 में क्रांति शुरू हुई और हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947, यानी 90 वर्ष लगे हम लोगों को जागृत होने में और ये समझने में कि दूसरा पराया देश का व्यक्ति हमारे देश पर आकर शासन कर रहा है, जहां पर हम लोगों की ये देश, ये जमीन हमारी है, इसे लोगों ने नकार दिया। लोग चुप रहे, बैठे रहे और सोचते रह गए कि जो व्यक्ति जैसे आया है वैसा चला जाएगा, मगर वैसा हुआ नहीं। हम लोगों को अपने ही देश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और उसमें हम सफलता हमें मिली, मगर कितने वर्षों के बाद? 90 वर्षों के बाद। तो इसीलिए ये जो शीर्षक दिया गया है पुनर्जागरण काल, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से सही है? बोलिए छात्रों। यस मैम। हाँ, क्योंकि जागृत करना अनिवार्य हो गया, इसीलिए लोगों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस काल का नाम रखा पुनर्जागरण काल। अब दूसरा काल देखिए, जागरण सुधार काल। से 1918,
1900 to 1918। पुनर्जागरण काल क्या है? 1857 to 1900, यानी कितने साल लगे लोगों को जागृत करने में? 43 इयर्स। कहाँ 1857 और कहाँ 1900? गौर कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो इन संख्याओं पर? गौर कीजिए। द्विवेदी युग कब शुरू हुआ? 1900 टू 1918, 18 साल लगे। यानी एक व्यक्ति पैदा होकर वह वयस्क भी बन जाता है। 18 साल में हम लोगों को वोट देने का अधिकार शुरू होता है। समझ रहे हो? तो 18 साल लगे हम लोगों को सुधारने में। सुधार यानी क्या? सुधार का मतलब होता है रिफॉर्म्स, यानी जो भी बुराइयां समाज में फैली हुई हैं उन बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों को कायम करना। इसीलिए इस काल को रखा गया जागरण सुधार काल। जो जागृत हो गए यानी जिनमें अवेयरनेस आ गया उनको फिर सुधारना है। तो सुधारने के लिए कितने वर्ष लगे? 18 वर्ष। फिर आया देखिए छायावाद काल, 1918 से 1978 कितना? 38, 1918 टू 1938, 20 साल। वो कौन सा काल था? छायावाद काल। अब छाया क्या है? जब आगे बढ़ेंगे तो उसको और विस्तार से मैं आपको समझाना चाहूंगी। अभी थोड़ा सा मैं इसका परिचय आप लोगों को दे दूंगी। छाया का मतलब है, देखिए जब होता है कि अगर हमारे पास कोई समस्या है, समस्या से उबरने तक एक तरह का की चिंता और विचार हम लोग करते रहते हैं। जैसे ही चिंता खत्म हुई हमारा विचार भी खत्म हो जाता है और एक चैन की सांस हम लोग लेने लगते हैं। वैसे ही जब 1918 तक ये परिस्थिति हो गई थी कि लोग जो है अब समझने लगे कि अब थोड़े दिनों में हम लोगों को स्वतंत्रता मिल जाएगी, ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जहां ये भाव लोगों में आया तुरंत वहां पे क्या है देखिए कि लोग प्रकृति के साथ जुड़ने लगे। वे अपना पूरा ध्यान जो है अब देशभक्ति के अलावा प्रकृति और प्रकृति से संबंधित वस्तुओं में भी अपने आप को देखने लगे। और जब हम अपने आप को जब प्रकृति में देखने लगते हैं वह काल छायावाद या छायावाद कहा जाता है। जब ये छायावाद जब हम पढ़ेंगे उसको मैं और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगी। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। फिर उसके बाद आया देखिए प्रयोगवाद काल। प्रयोग कहते हैं एक तरह का एक्सपेरिमेंटिंग। जैसे आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अपने दिन क्या बोलते हैं, अपनी कक्षा में भी एक्सपेरिमेंट होता है, अपनी जीवन में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हो। क्या ये बात सही है या मैंने गलत कहा? एक्सपेरिमेंट हम लोग हर दिन करते हैं। हाँ मैम। कोई कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट होता ही है। जिसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, कार चलाना नहीं आता है, वह आज हो सकता है कार चलाने की ट्रेनिंग ले, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती वो साइकिल चला रहा है, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। कोई खाना बनाने में पाक कला में निपुण होना चाहता है, वो आज कोई एक्सपेरिमेंट करेगा कि सब्जी को इस तरह से हम बनाएंगे तो होगा। आज यहाँ पे मंच पे बैठे हुए मैं सोचती रहूंगी कि आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए क्या नया करूं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग। तो क्या होता है कि मनुष्य जो एक ऐसा जीव है जो चीज उसके पास है उससे ज्यादा दिन तक वो खुश नहीं रहता है। वो कुछ दिन बीतते ही उसको लगता है कि अरे कुछ नया होना चाहिए, और कुछ नया के चक्कर में क्या होता है, कुछ नई नई चीजों का हम आविष्कार करने लगते हैं। वैसे ही जब प्रयोगवाद काल शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि तब तक का इतिहास यदि आप देखोगे तो राजा महाराजा देवता
इन्हीं लोगों को लेकर कविताएं की जाती थी। अब ये समय जब आया, देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के लिए मर मिटने की भावना, ये जब सभी चीजें आई, लोगों ने कहा कि अब हमको भगवान या राजा महाराजाओं या सुंदरियों का वर्णन करने का भी समय नहीं है। अभी हमें क्या है करना है, नए सिरे से अभी हमको कविताएं और कहानियां लिखनी है। उसके लिए क्या किया गया कि हर एक प्रकृति में दिखाई देने वाली हर एक वस्तु को लेकर वे कविताएं और रचनाएं करने लगे। और तभी अगर आप देखोगे, फिर पुनः दो वर्ग के लोग हुए। एक वर्ग वो था जो प्रगति और प्रयोग, यानी प्रगति यानी क्या है, डेवलपमेंट, माने कंसिस्टेंट, माने हर तरह से या पग पग पर बढ़ते हुए आगे बढ़ना। तो हर एक पग को आगे लेकर जा रहे थे और वे प्रयास कर रहे थे कि कोई हम नई चीज लेके लोगों के सामने आए। तो प्रगति भी हुआ और प्रयोग भी हुआ, इसीलिए प्रगति प्रयोग काल। उसका समय क्या था, 1938 to 53, केवल बहुत ही छोटा काल। वैसे देखा जाए समय, जब हम देखते हैं कि अन्य कालों की तुलना में ये जो पीरियड था, ये जो समय था, बहुत ही छोटा सा समय था। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम लोग मनुष्य बहुत जल्दी से किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। जैसे कोरोना से पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये परिस्थिति आएगी जहां पर हम अपने विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। अभी हम बखूबी इन सब चीजों को हम ले रहे हैं। यानी हम क्या करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहा जाए, वी अडॉप्ट टू एनी गिवन सिचुएशन वेरी इजीली, बहुत आसानी से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो प्रगति प्रयोग काल, तो प्रगति भी हुई और हमने नया प्रयोग भी किया। फिर उसके बाद जो काल आया उसे हम कहते हैं नवलेखन काल, और ये समय शुरू हुआ है, देखिए 1953 से शुरू हुआ, और अभी ये जो समय चल रहा है ये नवलेखन काल ही चल रहा है। 1953 से हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि इस काल का नाम पूछा जाए तो हम बखूबी कह सकते हैं यह नवलेखन काल है। तो नवलेखन, जैसे नाम से ही पता चलता है, नव यानी नया, लेखन का मतलब होता है लिखना, तो नए तरीके से लिखना। अब नए तरीके से लिखना क्या है, फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहेंगे कि पहले केवल और केवल काव्य लिखे जाते थे, कविताएं लिखी जाती थी, यानी पद्य लिखा जाता था। साहित्य यदि लिखा जाता था तो केवल पद्य रूप में। लिटरेचर वॉज फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। मगर जब ये काल, ये समय जब भारत में शुरू हुआ, यह समय यानी जब क्रांति का समय शुरू हुआ, तब से नए ढंग से यानी नए प्रकार से लेखन कार्य शुरू हुआ। तो फिर ये कहा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे जिन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो कविताएं हैं या काव्य हैं या जो पोएट्री है, ये अगर आप बोलोगे तो बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। इनको अगर हमें आम लोगों को संबोधित करना है तो उसके लिए हमको कहानियां या गद्य का विकास करना पड़ेगा। तो गद्य का विकास इस काल से शुरू हुआ। तो गद्य में क्या क्या आती हैं, प्रोज में क्या क्या आता है, उसमें कहानियां भी होती हैं। कहानियों में भी उस दिन मैं शायद आप लोग को बता रही थी, दो प्रकार की कहानियां होती हैं। एक होती है छोटी कहानी और एक होती है बड़ी या लंबी कहानी। और जब बड़ी लंबी कहानी जरा ज्यादा ही बड़ी हो जाए तो वो उपन्यास बन जाती है। कोई यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं, कोई डायरी लिख सकता है, कोई रिपोर्टार्स यानी रिपोर्ट्स लिख सकता है, कोई पत्र लेखन कर सकता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, गद्य या जो प्रोज होता है उसे लिखने के अनेक ढंग हो सकते हैं। कोई निबंध लिख सकता है,
हर एक का अपना अपना ढंग होता है। तो ये जो नवलेखन काल है या जो समय है, यहाँ से आपको देखोगे आपकी गद्य की अनेक विधाएं शुरू हुई। तो पोएट्री से, यानी पोएट्री से प्रोज हुआ, पद्य से गद्य आया। भाषा जो पहले अपभ्रंश थी, अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी शुरू हुई। और ऐसे हिंदी के साथ हमारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल है वह शुरू हुआ। तो जो काल जो शुरू हुआ, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी? What were the conditions prevailing at that particular period? अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए, क्योंकि बहुत सी बातें अभी मैंने आप लोगों को प्रस्तावना के रूप में बता दिया है। अभी ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा इसको सुनने में या समझने में। परिस्थितियां। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1857 में हुआ। अंग्रेजों की नीति से असंतुष्ट देशी राजाओं ने एकजुट होकर 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। अंग्रेजों की नीति से असंतुष्ट देशी राजा, जो पॉलिसीज अंग्रेजों ने बिठाया या ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज उन्होंने बनाए हम लोगों के लिए, वो देशी राजाओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारे ही देश में हमारे ही विरुद्ध ऐसे पॉलिसीज या नीति लगाओगे तो हम उसको कैसे मानेंगे। इसीलिए सब लोगों ने क्या किया, सब एकजुट हो गए। सारे देशी राजा, जो लोग अलग अलग हो गए थे, किस नाम पे? सब लोग के आपस में ईगो या घमंड की भावना बहुत ज्यादा थी। इस वजह से लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब जो अंग्रेज आए हैं उनको अगर हमें अपने देश से बाहर निकालना है तो हम सब लोगों को इकट्ठा हो जाना पड़ेगा। और तब ये लोग इकट्ठा होकर 1857 में उन्होंने व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। बड़े पैमाने पर एजिटेशन शुरू हो गए पूरे देश में। हर जगह, हर प्रांत में लोग रिवोल्ट करने लगे, लोग आंदोलन करने लगे, लोग क्रांति करने लगे। इस संघर्ष के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी हमारे भारत में, वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई और ब्रिटिशों ने कहा कि ठीक है, हम अपने इस देश में थोड़ी सी बस जगह दे दीजिए, हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या वस्तुएं हैं उसे हम बेचेंगे। भारतवर्ष के लोग भी इस नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। अब नई परिस्थिति है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। अब ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो अब क्या है, नए संदर्भ में कुछ नया सोचने के लिए बाध्य हुए। देवर माने एक तरह से वो सोचने पर बाध्य हुए कि कुछ नया तरीका निकालो ताकि हम इसमें से निकल कर आ सके। ये ऐसी ही परिस्थिति है छात्रों जो पिछले वर्ष हमारे लिए थी। जब कोरोना हुआ तो आपको याद होगा, जब मार्च में हम लोगों ने जब सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, तब से लेकर आपकी पढ़ाई शुरू होने में कितने समय लगा? कम से कम 3 महीने का समय लगा। क्यों? क्योंकि नए सिरे से हमें सोचना था कि हम कैसे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, विद्यार्थियों तक पहुंचने का क्या माध्यम है। मालूम चल गया कि टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं, मगर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना भी तो हमें आए। तो पहले हम लोगों ने इसे सीखा, फिर अब हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं जहां पर हम आपको सिखा सके। ऐसा ही माहौल उस समय पर हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हो। अब क्या होता है, जब नई परिस्थिति में हम लोगों को एक तरह से डाल दिया जाता है, हम पर एक तरह से थोप दिया जाता है कि भाई तुमको इसमें से निकल कर आना पड़ेगा, तो हमको तो करना ही है। तो साहित्य मनुष्य के दुख सुख के साथ पहली बार जुड़ा। तो देखिए कि पहले फिर से मैं बता रही हूँ, समाज और साहित्य का पहले
कोई कनेक्शन नहीं होता था, एक तरह से देखा जाए देयर वाज नो कनेक्टिविटी। क्यों नहीं था? क्योंकि आप इस धरातल पर हो और भगवान की बातें जो है वो बहुत ही ऊपर है हमसे, जिसको समझना हमारे लिए शायद ही मुमकिन हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को या जिस सत्ता को आपने देखा नहीं, उसे समझने में भी आपको समय लगेगा, है कि नहीं? पहले बोलो। मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, हाँ, है ना? तो यदि हम, हाँ, तो यदि हम जो जैसे कहते हैं ना कि रियलिटी जो हमारे सामने है उसे हमने क्योंकि देखा है, उसको हम समझ सकते हैं। अगर मैं भगवान की बात करूं और मैं ये कहूं कि मैंने भगवान को देखा है, वो ऐसा है वैसा है, आपको ताजुब होगा। फिर आप कहोगे नहीं मैम तो ऐसे ही झूठ बोल रही हैं, ऐसे ही बना बना के हमसे बातें कर रही हैं। क्योंकि जिसको आपने देखा नहीं है उसके बारे में यदि हम बात भी बताएंगे तो वो समझ में आपके नहीं आएगी। वैसे ही हुआ उस समय के लोगों के साथ। साहित्य मनुष्य के सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा और तब लोगों को लगने लगा कि साहित्य का यदि हम साथ देंगे या साहित्य को हम अपने साथ लेंगे तो जो भी हमारा दुख सुख है हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। अब समय भी नया आ गया है, न्यू एज। अब उसमें हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो नई, अगर हमें अभी अपने आप को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त यानी क्या, तो क्या कहोगे अंग्रेजी में? अभिव्यक्त करना, अपने आप के बारे में हमें बताना, हमारे जो भावनाएं हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, उसको हमें व्यक्त करना है। तो व्यक्त करना है तो हमें भाषा भी नहीं चाहिए। अब अपभ्रंश भाषा हम बोल नहीं सकते, ब्रज भाषा हम समझ तो सकते हैं मगर बोल नहीं सकते हैं। तो कोई एक ऐसी भाषा चाहिए जिसमें मैं अपने मन के विचारों को प्रदर्शित कर सकूं। तब लोगों ने कहा कि ब्रज भाषा इस संदर्भ के लिए उपयुक्त नहीं थी। लोग एक तरह से कंक्लूजन पे आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ब्रज भाषा ये काम हमारा देने वाली नहीं है। खड़ी बोली इस वर्ग चेतना के फल स्वरूप ही सक्षम बन पड़ा। तो लोगों ने कहा चलो भाई खड़ी बोली का तुम प्रयोग करो, क्योंकि तुम अभी जागृत हो गए हो, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस हो गया है, इसके फलस्वरूप तुम एक सक्षम बन गए हो, यू आर केपेबल नाउ। चलो अब साहित्य के लिए हम खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं। साहित्य का इतिहास बढ़ती हुई अभिरुचियों का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इस जमाने से साहित्य इतिहास का अंग बन गया। साहित्य समाज के साथ जुड़ गया, क्योंकि समाज में जो भी बातें हो रही हैं वह साहित्य में लिखा जाने लगा। क्योंकि मनुष्य अपने दुख सुख को अपनी भाषा में व्यक्त कर रहा था। यानी जो आज हो रहा है वही मैंने कविताओं के रूप में लिख दिया, कहानी के रूप में लिख दिया। तो क्या हुआ, जो सीधा संबंध है, जो समाज है, समाज का सीधा संबंध इतिहास के साथ हो गया। और तब क्या हुआ कि इसका आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। अब भाई आप कहानियां लिख सकते हो, कविताएं लिख सकते हो, कब तक लिखोगे? जब तक आपका पेट भरा है या आपको भूख नहीं लग रही है। जब भूख लगने लगेगी तब आपको लगेगा कि चलो, अगर आप होमवर्क भी कर रहे हो, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्वेश्चन या आंसर लिखने के लिए मैम ने या सर ने आपको कहा, तो आप काम कर सकते हो, मगर कब तक करोगे? जब तक आपको भूख नहीं लग रही है। जैसे ही भूख लगना शुरू हो गया, आप क्या करोगे? तुरंत बुक बंद कर दोगे, बोलोगे कि जब तक मैं खा नहीं लूंगा तब तक मैं दूसरा कुछ लिख नहीं पाऊंगा। और अपनी माता से आप खाने के लिए पूछोगे, मगर वो खाना भी कब आएगा? जब आपके पास पैसे होंगे। अब पैसे मेरे पास नहीं है, भूख मिटाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो फिर कैसे भाई मेरे लिखने का कैसा कनेक्टिविटी होगा? मैं कैसे लिख पाऊंगी?